Hello everyone, my name is Anshu and I welcome you all on my YouTube channel Commerce Lane. देखिए हमने लास्ट क्लास में ऑडिटिंग के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड और ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म से रिलेटेड पढ़ा था और उनसे रिलेटेड हमने 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज ऑडिटिंग की ही सीरीज में हम 25 और क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वाउचिंग में बी टर्म्ड एज। देखिए ऑडिटिंग में आपको ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, वाउचिंग। ये वाउचिंग है क्या? इसका बहुत इजी सा मीनिंग है। देखिए जो भी आप एंट्रीज करते हैं बुक्स में, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं। उन एविडेंसेस को वेरीफाई करना क्या कहलाता है? वाउचिंग कहलाता है। उन एविडेंसेस के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप अगर अपनी एंट्रीज को वेरीफाई करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग कहा जाता है। तो देखिए इसका मीनिंग ए कहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन। कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आइडेंटिफाई करना, नो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आइडेंटिफाई करना वाउचिंग नहीं होता है। बी क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शंस। सौदे का अनुपोषण करने वाले दस्तावेजों का सत्यापन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज से रिलेटेड, उनको वेरीफाई करना, दिस इज कॉल्ड वाउचिंग। आपका बी जो है वो राइट आंसर है। थर्ड है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है सपोर्टिंग, उनको ऑथेंटिकेट करना, ये भी आपके वाउचिंग के अंतर्गत नहीं आता। फोर्थ है आपका वेरिफिकेशन एंड एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शंस की वेरिफिकेशन करना, उनको उनकी ये जांचना कि क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, ये आपका वाउचिंग के अंतर्गत नहीं आता है। बी इज द राइट आंसर। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शंस। की जो एंट्रीज आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करी है, वो ये चेक करना कि क्या जो उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको वेरीफाई करना, उनके साथ एंट्री को वेरीफाई करना, क्या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो एंट्री के साथ मिलान करते हैं या नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ चेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू कॉल्ड। यही अभी हमने आप फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक करने की प्रोसेस है, जो एंट्रीज से रिलेटेड आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, उनकी एक्यूरेसी को चेक करना, उसको हम क्या कहते हैं? उनको डॉक्यूमेंट्स को चेक करना और उनके साथ ये मिलान करना, क्या जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं वो उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से है या नहीं, इस चीज को हम बोलते हैं वाउचिंग। द आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। देखिए वाउचिंग को ही ऑडिटिंग की बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी, यानी कि बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग हम किसको बोलते हैं? वाउचिंग को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। देखो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में जो आपने एंट्रीज करी है, उनको वेरीफाई करना, उनकी सत्यता की जांच करने को हम क्या कहते हैं? वाउचिंग कहते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन। वाउचिंग इज द टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ द आइटम्स अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कि आपकी जो ओरिजिनल एंट्रीज में, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में जो एंट्रीज की गई हैं, क्या वो सही है या नहीं, इसको आप चेक कर रहे हैं। किसके थ्रू चेक कर रहे हैं? कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या है, एक डेफिनेशन दी गई है, वाउचिंग इज द टेस्टिंग ऑफ द ट्रूथ ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये डेफिनेशन किसने दी है? देखिए ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन हमारी दी है सर J.R. बॉटली बॉय ने। ठीक है, ये चीज आप याद करिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी वाउचर। देखिए वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी वाउचर्स और एक सपोर्टिंग या सेकेंडरी वाउचर्स। इसमें से प्राइमरी वाउचर पहचानना है कि कौन सा है। ए इनवॉइस, बी कार्बन कॉपी ऑफ रिसीट्स, सी है काउंटर फॉइल एंड डी है नन ऑफ दी अबव। इसमें जो प्राइमरी आपका वाउचर है वो है काउंटर फॉइल। देखिए प्राइमरी वाउचर क्या होते हैं? जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनको हम प्राइमरी वाउचर्स बोलते हैं। और जो कई बार कॉपी होती है, उसकी फोटो कॉपी होती है या उसकी कोई जेरोक्स कॉपी है, तो उस चीज को, जो आपके पास ओरिजिनल रिसीट नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको हम सेकेंडरी वाउचर में लेते हैं। और इसमें जो इनवॉइस है
वो भी आपका प्राइमरी वाउचर में नहीं आता ना। कार्बन कॉपी ऑफ रिसीट आती है। जो काउंटर फॉल है, काउंटर फॉल क्या होता है, जो एक पार्ट होता है किसी डॉक्यूमेंट का, इन फ्यूचर पर्पस के लिए आप सेव करके रख लेते हैं और उसका एक पार्ट दे देते हैं। लाइक जब हम चेक काट के देखते हैं तो उसका एक पार्ट हमारे पास फ्यूचर एविडेंस के लिए हम लोग भर के रख लेते हैं और उसको एक पार्ट को हम दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये जो काउंटर फॉइल है, ये काउंटर फॉइल आपका प्राइमरी वाउचर के अंदर आता है। नेक्स्ट है द सब्सिडियरी वाउचर प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर। देखिए जब आपके पास प्राइमरी वाउचर नहीं होता, उसकी जगह पर जो सब्सिडियरी वाउचर यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कोलेट्रल वाउचर। उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल वाउचर। ना उसको जनरल वाउचर बोलते हैं, ना नोटबुक वाउचर भी नहीं बोलते और ना काउंटर फॉइल। उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल वाउचर। हिंदी में इसको बोलते हैं समपार्श्विक प्रमाणक। समपार्श्विक होगा इसका हिंदी मीनिंग, समपार्श्विक प्रमाणक यानी कि कोलेट्रल वाउचर्स। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर डिड कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट। देखिए अब यहां पर बात आई कॉस्ट ऑडिट की। पहले हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑडिट है क्या। देखिए जो कंपनीज कॉस्ट अकाउंटिंग करती हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो आपका कॉस्ट अकाउंट बनाती हैं। और कॉस्ट अकाउंट का 1965 में ऑडिटिंग स्टार्ट हुई थी। कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था, 1965 से। देखिए कॉस्ट अकाउंट की ऑडिट करता कौन है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए आपको ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका नाम अब ICMAI हो गया है, इसके मेंबर्स यानी कि जिसके पास ICMA की डिग्री होगी वो कॉस्ट ऑडिट करते हैं। उन्हीं को सिर्फ अधिकार है कॉस्ट ऑडिट करने का। इसके अलावा कई बार CA भी कॉस्ट ऑडिट करने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। यानी कि या तो ICMA हो, यानी कि उनके पास ICMAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की डिग्री हो, उनके पास या तो ICMA की डिग्री होनी चाहिए या फिर CA होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट का जो कॉन्सेप्ट है कौन से ईयर में आया था, 1965 में। और कौन है जो कॉस्ट ऑडिट करते हैं, कॉस्ट ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट आया था 1965 में आया था। और कौन लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं कॉस्ट ऑडिट करने के, ICWAI के यानी ICMAI का मेंबर या फिर CA। नेक्स्ट है देखिए द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ डेटा एंड एग्जामिनेशन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दैट दे आर अडेयर टू इट्स प्रिंसिपल्स, प्लान्स, प्रोसीजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन अदरवाइज बी कॉल्ड। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स को वेरीफाई करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, कॉस्ट ऑडिट। ना तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट है, ना ये स्ट्रेटेजिक ऑडिट है, ना ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ना ही ये सेक्रेटरियल ऑडिट है। आगे मैं आपको ये सेक्रेटरियल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट तो आपको पता ही है, जिसको हम फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं, जो एक CA करता है। अब ये कॉस्ट ऑडिट है, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। यहीं से एक वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया कि ये आपको जो डेफिनेशन दी गई है किसकी दी गई है, कॉस्ट ऑडिट की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स इज एक्सक्लूसिवली डन बाय कंपनी सेक्रेटरी। इनमें से कौन सी ऑडिट कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है, CA, जो साल के एंड में कराई जाती है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है, CA करता है, जिसको आप वैधानिक लेखा परीक्षा भी बोलते हैं या फिर फाइनली एक सिंपल ऑडिट भी बोल दिया जाता है। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, CMA। ठीक है, और CA भी कर देता है। फाइनेंशियल ऑडिट भी CA करेगा। लेकिन एक सेक्रेटरियल ऑडिट है जिसको हम कंप्लायंस ऑडिट भी बोलते हैं, इसका अदर नेम कंप्लायंस ऑडिट भी है। ये कौन करता है, CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आई। देखिए जब कंपनीज में क्या कंपनीज एक्ट का फॉलो अप हो रहा है या नहीं, कंपनीज एक्ट को और अदर एक्ट्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये सब देखना, कंप्लायंस देखना कि कंपनी में सारे लॉज की कंप्लायंस कैसी चल रही है। इसके लिए कौन करता है कंप्लायंस ऑडिट या सेक्रेटरियल ऑडिट, वो कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्या कंपनी में जो इतने सारे लॉज हैं, कंपनीज एक्ट है, सेबी का लॉ है, तो ये सबको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये चेक करना। कौन चेक करता है ये, इस चीज की ऑडिट कौन करता है, सेक्रेटरियल ऑडिट एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी करता है।
नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंपनी सेक्रेटरी। इन सब में से कंपनी सेक्रेटरी क्या नहीं करता है? देखिए, सीएस एज एन एजेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, सीएस टॉप मैनेजमेंट का एजेंट है। सीएस एज अ वॉच डॉग, सीएस निगरानी रखने वाले रूप में भी हो सकता है। सीएस एज अ प्रॉक्सी टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएस एज एन अकाउंटेंट, सीएस एज एन ऑडिटर। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, सीएस बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकता है। सीए क्या है? सीएस टॉप मैनेजमेंट का भी एजेंट हो सकता है। वॉच डॉग यानी कि जैसे वॉच डॉग ऑडिटर है ना, ऐसे ही सीएसबी ऑडिटिंग टीम का भी पार्ट हो सकता है। देखिए, अभी आपको बताया सेक्रेटरियल ऑडिट तो करता ही सीएस है। सीएस इज ए प्रॉक्सी टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये नहीं हो सकता। बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स का प्रॉक्सी के रूप में काम करना, ये सीएस का काम नहीं है। सीएस एज ए प्रॉक्सी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उनके प्रॉक्सी के रूप में बैठना, ये सीएस का काम नहीं है। ठीक है। सीएस अकाउंटेंट के अकाउंट्स की नॉलेज भी होती है, सीएस को सीएस अकाउंटेंट की तरह भी काम कर सकता है, सीएस एक ऑडिटर की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन सीएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रॉक्सी के रूप में काम नहीं कर सकता। एक तो सीएस टॉप मैनेजमेंट का एजेंट भी हो सकता है, होता ही है। देखिए, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का एजेंट होता है सीए, टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है सीए। और वॉच डॉग यानी कि एक ऑडिटर को वॉच डॉग बोलते हैं। ऐसे ही जब सीएस ऑडिटर का काम कर सकता है तो एक वॉच डॉग का काम भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटेंट की नॉलेज, अकाउंट्स की नॉलेज होती है, इसलिए एज एन अकाउंटेंट भी काम कर सकता है, एक ऑडिटर के रूप में भी काम कर सकता है, लेकिन सीएस एज ए प्रॉक्सी टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, स्टेटमेंट इज गिवन बाय। देखिए, लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर एक प्रहरी है, ना कि कोई खोजी कुत्ता। यह कथन किसने दिया था? इस चीज को आप याद रखिए, यह कथन दिया था लॉर्ड जस्टिस लॉप्स ने। देखिए, एक केस था किंगस्टन कंपनी का। किंगस्टन कंपनी 1896 की बात है ये केस 1896 का है। और इस केस में जो जस्टिस थे, जो उस टाइम जज थे, वो कौन थे? जस्टिस लॉप्स। उन्होंने ये डेफिनेशन या कह दो ये कहावत कही थी, ये एक आपको उस टाइम उन्होंने ये रिमार्क दिया था कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। ऑडिटर एक वॉच डॉग यानी कि एक प्रहरी कुत्ते की तरह काम करेगा, लेकिन एक खोजी कुत्ते की तरह काम नहीं करेगा। आप देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए, उनका कहना है कि जो सीए है, जो ऑडिट करेगा, जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करेगा, वो ये मान के चलेगा कि खाते जो हैं बिल्कुल तरीके से सच्चे रूप से बनाए गए हैं, तब उनको वो चेक करेगा, उसको अकाउंट्स का वेरिफिकेशन ये सोच के करेगा कि एवरीथिंग इज करेक्ट। प्राइमा फेसी वो ये नहीं सोचेगा कि खातों में सच में कुछ फ्रॉड है या सच में ही कुछ एरर है। अगर कुछ एरर दिखती है या अगर कुछ फ्रॉड का सस्पिशन उसको दिखता है कि भाई कुछ ना कुछ फ्रॉड होने का की संभावना है, उसको कुछ लगता है सस्पिशियस है कुछ अकाउंट्स में, उस टाइम वो ब्लड हाउंड डॉग की तरह काम करेगा। अदरवाइज वो एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा, यानी कि वो ये सोच के चलेगा कि जनरली अकाउंट्स में ना तो कोई फ्रॉड है। देखिए, अगर वो शक की नजर से ही सीधा ही एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट स्टार्ट करेगा, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो जनरल अपने एक नॉर्मल वे में सावधानी से केयरफुल होके अकाउंट्स को चेक करेगा जब तक कोई गलती नहीं मिलती। ठीक है। अब वो ये नहीं कह सकते कि शुरू से ही वो ये सोच के चले कि सच में ही अकाउंट्स में तो फ्रॉड होना ही है या एरर्स होनी ही है, ये सोच के काम नहीं चलेगा। वो एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा, यानी कि एक जैसे एक प्रहरी होता है ना, एक वॉच डॉग होता है जो गेट पे रहता है, कोई स्ट्रेंजर आता है तो उसके ऊपर भौंकता है, दैट्स इट। अंदर क्या चल रहा है? अंदर सब कुछ सही चल रहा है। वॉच डॉग जो गेट पे होता है वो क्या, वो अंदर का तो कुछ नहीं देखता ना, वो उसको ये है कि घर के अंदर जो है वो एवरीथिंग इज करेक्ट। बाहर से कुछ स्ट्रेंज दिखता है तो वो उसके ऊपर क्या करता है? भौंकता है। जस्ट लाइक दैट एक ऑडिटर भी यही करेगा कि जो कंपनी में जो अकाउंट्स है वो चेक करता है एज अ, समझ लो कि पहले ये प्राइमा फेसाई माइंड में ये लेके चलता है कि एवरीथिंग इज इन नॉर्मल कोर्स, सब कुछ ठीक ठाक है। और अगर कुछ उसको दिखता है कि एनीथिंग ही सी द सस्पिशियस, तब वो ब्लड हाउंड डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज उसको हम क्या बोलेंगे? एक प्रहरी की तरह काम करेगा। वो पहले से ये सोच के नहीं चलेगा कि सच में कुछ ना कुछ फ्रॉड है। और खोजी एक ब्लड हाउंड डॉग की तरह वो काम नहीं करेगा कि पहले से ही इस तरह काम करे कि भाई मुझे तो फ्रॉड ढूंढना ही ढूंढना है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसने कहा था? लॉर्ड जस्टिस स्लोप्स ने। कौन से केस में ये उन्होंने ये वाला रिमार्क दिया था? किंगस्टन कंपनी का केस। और कौन से सन की बात है ये? 1896। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स इज एक्सक्लूसिवली डन बाय कंपनी सेक्रेटरी। ये भी अभी आपको शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये एक्सक्लूसिवली सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। नेक्स्ट है आपका, एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर। ऑडिटर आपका बीमा करता नहीं है। एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू टू एक्सरसाइज विद द रीजनेबल केयर एंड स्किल। देखिए वो अपनी जो ड्यूटी करेगा केयरफुल होके करेगा, और पर वो आपका इंश्योरर नहीं है। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि एक अंकेक्षण जो एक ऑडिटर है वो अपना काम अगर पूरा केयरफुल होके कर रहा है, पूरा अच्छे से कर रहा है, तो उसकी कोई गलती नहीं कही जाएगी। अगर आपके खातों में कोई ज्यादा मिस्टेक बाद में निकल आती है तो ही इज नॉट द इंश्योरर। आप उसको नहीं कह सकते कि हमारी भरपाई करो इस चीज की, हमें ये नुकसान हुआ। वो आपका इंश्योरर नहीं है। वो क्या करेगा? अगर उसने बिल्कुल अपना वर्क जो है ऑनेस्टली एंड केयरफुली बहुत अच्छे से किया है, अपनी स्किल्स का पूरा यूज करके किया है, तो वो आपका सिर्फ आपकी अपने वर्क को केयरफुली करने का उसकी जिम्मेदारी है, वो आपका इंश्योरर नहीं है। ये किस में? ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर, ये कौन से केस में आई थी ये रिमार्क? लंदन एंड जनरल बैंक लिमिटेड में। देखिए वो जो डॉग वाली रिमार्क थी वो किंगस्टन कंपनी लिमिटेड में, इस चीज का ध्यान रखना। और ये जो इंश्योरर वाली रिमार्क है ये है लंदन एंड जनरल बैंक लिमिटेड में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए एक मैनेजमेंट ऑडिट नाम का भी वर्ड आपको देखने में आया। एक तो भी कॉस्ट ऑडिट हमने पढ़ी, एक है मैनेजमेंट ऑडिट। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? देखिए मैनेजमेंट ऑडिट क्या है कि क्या कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं, इस चीज को चेक कराना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। कि मैनेजमेंट के कामों की ऑडिट कराना। ठीक है, कि देखिए मैनेजमेंट के बहुत से काम होते हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, मोटिवेशन है, दैट्स ऑल आर द वर्क ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब क्या ये सारे काम मैनेजमेंट एफिशिएंटली कर पा रहा है या नहीं, ये चेक कराना, इस चीज को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑडिट। ये एक न्यू टर्म है, अभी अभी मैनेजमेंट ऑडिट का नया कंसेप्ट आया है ये कुछ ही टाइम पहले। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उत्तरदायित्व केंद्रों का निर्धारण। नेक्स्ट है, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, सभी उत्तरदायित्व केंद्रों का निष्पादन की समीक्षा यानी कि उसका रिव्यू करना। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करना। नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स इन द कंपनी, मूल्यह्रास पद्धति की जांच करना और कंपनी में स्थायी पर। देखो डेप्रिसिएशन मेथड से मैनेजमेंट ऑडिट का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्लियरली ये दिख रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट से ये जो डेप्रिसिएशन वगैरह है ये तो आपकी जाएगी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हाथ में। ये इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि मूल्यह्रास पद्धति यानी कि कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड है, कितनी डेप्रिसिएशन लगाई गई है, इसका मैनेजमेंट ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो क्या क्या बताया है इसमें और मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना यानी कि कौन सा काम गलत हुआ तो कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिए जाते हैं। तो ये काम मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर आता है। फिर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी को, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना कि किसने अपना काम अच्छे से किया है, किसने नहीं किया है। फिर रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी रिव्यू करना, ये सब मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत आता है, डी नहीं आता है। नेक्स्ट है, रूटीन चेक इज डन बाय, नैतिक जांच कौन करता है? देखिए नैतिक जांच है कहा, है किसे कहते हैं? देखिए कई बार क्या होता है, आपकी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसी होती हैं जिन्हें रेगुलर चेक की जरूरत होती है, उस चीज के लिए रूटीन चेक कराया जाता है। रूटीन का आपको यहां से मतलब पता लग रहा है कि रूटीन में जो काम चलता है, रूटीन में जो जांच की जाती है, जिसमें कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? रूटीन चेक कहते हैं। और रूटीन चेक करता कौन है, ये चीज ध्यान रखना, एम्प्लॉयज करते हैं, क्योंकि रूटीन चेक आपके इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है। क्योंकि ये आपके इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल चेक का एक पार्ट है, इसीलिए जैसे इंटरनल कंट्रोल कौन करता है? एम्प्लॉयज करते हैं।
ठीक है। इंटरनल जो ऑडिट है वो भी एम्प्लॉयज, इंटरनल चेक है वो भी एम्प्लॉयज के हाथ में है। तो इसी तरह दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटरनल चेक, इसीलिए रूटीन चेक भी कौन करेगा? संस्था के कर्मचारी यानी के एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है रूटीन चेक मीन्स, रूटीन चेक का मीनिंग क्या है? चेकिंग डेली ट्रांजेक्शन्स, डेली की ट्रांजेक्शन को चेक करना। इंटरनल चेक प्रोसेस, ये कोई आंतरिक निरीक्षण निरीक्षण प्रणाली है। लेखों का अस्थायी जांच, टेम्परेरी चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, नैतिक मदों की जांच या चेकिंग ऑफ रूटीन आइटम्स। देखिए रूटीन आइटम्स की चेकिंग ये रूटीन चेक में नहीं आता है। चेकिंग ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस, डेली की ट्रांजैक्शंस को चेक करना, ट्रांजैक्शंस को चेक करना नहीं आता है रूटीन चेक के अंदर। क्या आता है? ना ही टेम्परेरी चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, ये भी नहीं है। देखिए इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनल चेक, ये इंटरनल चेक की ही एक टेक्निक है, एक इंटरनल चेक की टेक्निक है जिसमें हम कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलर रूटीन बेसिस पे चेक करते हैं। देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस चेक नहीं कर रहे हैं, आइटम्स चेक नहीं कर रहे हैं, और टेम्परेरी चेकिंग ऑफ अकाउंट्स को भी नहीं बोलते हैं हम रूटीन चेक। रूटीन चेक हमारी इंटरनल चेक का एक टेक्निक है, इंटरनल चेक की एक टेक्निक है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? अभी आपको मैंने बताया कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से हो रहे हैं, मैनेजमेंट एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज को देखना, इस चीज को एग्जामिन करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। फर्स्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी बाय इट्स ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट द्वारा अकाउंट्स की ऑडिट, देखिए ये बिल्कुल नहीं है मैनेजमेंट ऑडिट। ऑडिट ऑफ कंपनीज अकाउंट्स डन बाय गवर्नमेंट, अकाउंट्स की ऑडिट का तो मैनेजमेंट ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। थर्ड पढ़िए सी, पीरियोडिक सेल्फ अप्रेजल बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शंस एंड ऑपरेशंस, ये सही है। ठीक है, पीरियोडिक सेल्फ अप्रेजल बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग, की जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, क्या वो सही से चल रहे हैं नहीं, उनको सेल्फ अप्रेजल, उनको अपना ही अपने समय समय पर अपना आत्म मूल्यांकन करना, खुद से ही मूल्यांकन करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट, देखिए यहाँ कंपनी के अकाउंट्स की जहां बात आई है वहां मैनेजमेंट ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, सी इज द राइट आंसर। दूसरी चीज यहाँ समझ लीजिए, मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैनेजमेंट अपनी मर्जी से, कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर दे देते हैं कि चलिए मैनेजमेंट ऑडिट करा ली जाए, किस लिए करा ली जाए? जिससे ये पता लगाया जा सके कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी काम कर रही है, कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली अपने सारे फंक्शंस को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट ऑडिट कराई जाती है, बट मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट है रूटीन चेकिंग रिड्यूसेस। रूटीन चेकिंग क्या कम कर देती है? वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए रूटीन चेकिंग से क्या होगा, अभी आपको बताया रेगुलर कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेक करना क्या कहलाता है? रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग से ऑडिटर का वर्क थोड़ा कम हो जाता है, लाइबिलिटी कम नहीं होगी, कभी भी ऑडिटर की लाइबिलिटी कम नहीं होगी, ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल रहेगा ऑडिटर। अगर ऑडिटर अकाउंट्स को चेक करने के बाद उस पर अपने साइन करता है, अपनी स्टैंप लगाता है, तो ऑडिटर विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बस उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि रूटीन चेक से जो गलतियां हैं वो बेसिक, वो उसमें बेसिक उसमें ही पकड़ी जाएंगी, सबसे पहली फॉर्म में पकड़ी जाएंगी, स्टार्टिंग में ही गलतियों का पता लग जाएगा। कोई फ्रॉड होगा तो वो बहुत जल्दी से पकड़ा जाएगा, लेकिन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, थोड़ा सा वर्क हल्का हो जाएगा, क्योंकि गलतियों को स्टार्टिंग में पकड़ा गया, कोई फ्रॉड हुआ स्टार्टिंग में पकड़ा गया और उसको खत्म कर दिया गया, उसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन उसकी लाइबिलिटी ऑडिटर की कभी भी कम नहीं होगी। क्या कम होगा रूटीन चेकिंग से? वर्क ऑफ एन ऑडिटर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक कंपनी अंकेक्षण को रिपोर्ट करना होता है। ऑडिटर ऑफ द कंपनी शुड रिपोर्ट टू, कंपनी का जो ऑडिटर है वो किसे रिपोर्ट करता है? लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जो कंपनी का ऑडिटर है, यहाँ इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं हो रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है। किसको रिपोर्ट करता है? वो कंपनी के जो ऑनर होते हैं, कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कहाँ पर उनको रिपोर्ट करता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। शेयर होल्डर्स को एजीएम में रिपोर्ट करता है कौन? ऑडिटर। अगर यहीं पे इंटरनल ऑडिटर की बात होती तो इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है? मैनेजमेंट को। और अगर ऑडिटर कहें तो वो किसको रिपोर्ट करता है? शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट है एवरी वाउचर शुड बी साइंड।
जो वाउचर हैं जिनको आप वेरीफाई करते हैं वाउचिंग के अंदर, उसके ऊपर किसके साइन होने चाहिए? रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के, अकाउंट्स ऑफिसर के ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साइन होंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर डी होगा, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। नेक्स्ट है आपका, एन ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय। एक ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है? कैसे रिमूव होता है ऑडिटर? बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। ठीक है, देखिए जहां भी कल मैंने आपको बताया था इंटरनल ऑडिटर की बात होगी, वहां उसका अपॉइंटमेंट भी मैनेजमेंट करेगा और उसका रिमूवल भी। और जहां पर ऑडिटर की बात होगी, अगर एक नॉर्मल ऑडिटर वर्ड आएगा तो आप उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फॉर्म में उसको आप एज्यूम करेंगे। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, अगर उसके अपॉइंटमेंट की बात कहें, वो भी शेयर होल्डर्स करते हैं जनरल मीटिंग के थ्रू, ऐसे ही उसका रिमूवल भी शेयर होल्डर्स ही करते हैं जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट है, किसी कंपनी के अंकेक्षक में क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ एन कंपनी ऑडिटर। एक कंपनी का ऑडिटर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? देखिए सीए होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर की बात कहें तो नॉर्मल बीकॉम एमकॉम भी चल जाएगा। यहाँ ऑडिटर की बात हो रही है, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एक क्वालिफाइड सीए ही कंपनी का ऑडिटर हो सकता है। एमकॉम हो तब भी काम नहीं चलेगा। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का जो इंस्टीट्यूट है, उसका आपके पास, उसने आपकी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की आपने एग्जाम क्लियर करा हो तब भी काम नहीं चलेगा। और कंपनी का एम्प्लॉय हो, नो। कौन होता है ऑडिटर? हु कैन बी द ऑडिटर ऑफ एन कंपनी? अ क्वालिफाइड सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंपनी का सीए हो सकता है। नेक्स्ट है, देखिए ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज गिवन बाय। देखिए मैनेजमेंट ऑडिट का ऑर्डर कौन देता है? क्योंकि दिस इज नॉट कंपलसरी, तो गवर्नमेंट तो देगी नहीं इसका ऑर्डर। कौन देता है इसका ऑर्डर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ये जानना चाहते हैं क्या कंपनी में मैनेजमेंट का जो फंक्शन है एफिशिएंटली चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके लिए अगर उनको कुछ लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ लूप होल्स हैं, तो वो किसका ऑर्डर दे देते हैं? मैनेजमेंट ऑडिट का। नेक्स्ट है आपका, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड बाउंड वॉज अ रिमार्क मेड इन द केस ऑफ। अंकेक्षक एक प्रहरी कुत्ता है, ना कि खूनी शिकारी कुत्ता। ये किसने दिया था रिमार्क? कौन सी? अभी मैंने आपको जब बताया था कि ये दिया था सर जस्टिस लोप्स ने। और कौन सी उसमें दिया था? कौन से केस में? किंगस्टन कॉटन मिल्स। कौन से सन में? विच वॉज द ईयर? 1896 में सर जस्टिस लोप्स ने किंगस्टन कंपनी के केस में ये रिमार्क दिया था कि ऑडिटर एक वॉच डॉग है, ना कि ब्लड हाउंड। नेक्स्ट लास्ट आपका क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट इज टू बी फर्निश्ड टू। लागत अंकेक्षण की जो आख्या है, आख्या हम बोलते हैं रिपोर्ट को, किसको प्रेजेंट की जाती है? इस चीज का आप ध्यान रखना। देखिए जहां पर ऑडिट रिपोर्ट की बात होती है तो वो शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग के एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट की जाती है। जहां कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट की बात हुई वो दी जाती है बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ कॉपी टू द कंपनी। इसकी जो कोस्ट ऑडिट की रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है और उसके साथ साथ एक कॉपी कंपनी में भी सबमिट की जाती है। तो आज आपने थोड़ा सा कोस्ट ऑडिट के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? कि कब से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था? 1965 से। कोस्ट ऑडिट जो है उसकी रिपोर्ट किसको सबमिट करी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके साथ साथ एक कॉपी किसको दी जाती है? कंपनी को भी दी जाती है। हु कैन बी अ कोस्ट ऑडिटर? कोस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है? जो प्रेफरेंस होगी वो आईसीएमए आई के मेंबर को होगी कि सीएमए होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। लेकिन अगर सीए भी हो तो चलेगा। समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये चीज आज हमने कुछ नए कंसेप्ट करे हैं। लाइक आज हमने वाउचिंग पढ़ी है, कॉस्ट ऑडिट पढ़ी है, मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ी है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में भी जुड़े रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आपको आज के टॉपिक्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।